टेंडर घोटाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से साबका पूर्व जो मंत्री हैं भारत भूषण आशु को एक बड़ी राहत मिली है और कई सवालिया निशान जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए निखिल मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की पैरवी की थी। निखिल, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था। हालांकि जो मामला है बड़ा सुर्खियों में भी रहा था और क्योंकि बड़ा मामला था, टेंडर घोटाला हुआ था और जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे। विजिलेंस ब्यूरो ने 2 एफआईआर आशु जी के खिलाफ रजिस्टर करी थी। उनमें एलिगेशंस ये थे कि जब वो मिनिस्टर थे, जो पॉलिसी हर साल फ्लोट करी जाती है फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें कुछ क्लॉजेस को अमेंड करा गया ताकि जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट हो सके और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो इस बेसिस पे ये एफआईआर रजिस्टर करी गई थी और ये भी विजिलेंस का कहना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए बहुत हाई रेट्स पे दिए गए हैं, जिससे जो पब्लिक एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अपना विजिलेंस ब्यूरो ने चालान पेश करे थे। आशु जी ने दोनों जो एफआईआर रजिस्टर उनके खिलाफ करी थी, उनकी क्वॉशिंग हाई कोर्ट में डाली थी। आशु जी का जो आर्गुमेंट्स थी और जो प्लीडिंग्स थी कोर्ट के आगे ये थी कि जो अमेंडमेंट की विजिलेंस ब्यूरो बात करती है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जो अमेंडमेंट्स थी उसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड करा था, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट हुई तब कोविड का टाइम था। एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत थी क्योंकि वो सिचुएशन इस तरह की थी कि फटाफट से एक्सपेडिशियसली जो वहाँ से मंडीज़ में जो फूड ग्रेन्स आनी थी उनको ट्रांसपोर्ट करना था, तो एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत थी। इस करके उस टाइम ये अमेंडमेंट करी गई। तो हाई कोर्ट ने सारा कुछ कंसिडर करके इवन एफआईआर रजिस्टर होने से पहले दोनों जो क्लॉज अमेंड हुए थे वो ऑलरेडी अपहेल्ड करे थे कि लीगली ठीक है, कोई इसमें मैलाफाइडी नहीं है। बट स्टिल विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करी। दूसरा, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी विजिलेंस ब्यूरो की, उसमें खुद ये आया था कि जितना जो कॉन्ट्रैक्ट्स जितने लोगों को जिस रेट पे दिए गए हैं एज पर जो पॉलिसी है वो विद इन लिमिट्स थे। तो ये सारे ही आर्गुमेंट्स कोर्ट के आगे रखी गई। कोर्ट ने कंसिडर करके कि सिंस ऑलरेडी पॉलिसी अपहोल्ड हुई है, वो आज तक हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ और जो अनसक्सेसफुल बिडर्स थे, रैदर दैन उनको चैलेंज करने के या अपनी लीगल रेमेडीज अवेल करने की जगह उन्होंने एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर कर दी है। तो हाई कोर्ट का कहना था कि ये हरासमेंट है और अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है और ये सारा कुछ कंसिडर करके हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो एफआईआर थी दोनों विजिलेंस ब्यूरो ने जो रजिस्टर करी थी वो क्वैश कर दिया है। लेकिन विजिलेंस का जब नाम आता है, कहा जाता है आमतौर के ऊपर कि विजिलेंस के जो केसेस होते हैं बहुत मुश्किल से जो ख़त्म होते हैं और इसके साथ ईडी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। यहाँ ये समझना चाहेंगे कि जब विजिलेंस का इसमें क्या वो था, ईडी का क्या था, अब जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई है तो क्या जो ईडी में केसेस चल रहे हैं क्या वो भी अब कंसिडर किए जाएंगे या वो भी जो सारे ख़त्म हो जाएंगे? जब विजिलेंस ब्यूरो कोई एफआईआर रजिस्टर करती है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर उन्होंने रजिस्टर करे, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब कोई भी करप्शन होती है या कुछ ब्राइब्स वगैरह ली जाती हैं तो जो मनी जनरेट होती है वो उसको किस तरह लॉन्डर करते हैं नहीं करते हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इन्वेस्टिगेट करती है। बट सिंस अब जो मेन केस ही जो ईडी का केस ही इन दोनों एफआईआर्स पे बेस्ड था, सिंस ये ब्राइब्स वगैरह ली गई हैं तो इनसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाई गई हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे। बट सिंस अब मेन एफआईआर दोनों ही क्वैश हो गई हैं, कोई करप्शन ही नहीं हुई, कोई ब्राइब लेन देन नहीं हुई, तो फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में भी कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि अगर मनी नहीं जनरेट हुआ तो फिर लॉन्ड्रिंग किस तरह हो सकती है। जब कोर्ट में केस चला था, क्योंकि विजिलेंस के केसेस जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और भारत भूषण आशु का क्योंकि वो फूड सप्लाई मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में और उनके करप्शन के भी चार्जेस लगे, तो ये भी कहा जाता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। और हालांकि फूड सप्लाई जो डिपार्टमेंट होता है वो तो वैसे ही कहा जाता है कि बड़ा मलाईदार भी होता है, बहुत सारे, और इसी चीज़ को लेके कई सवाल भी खड़े किए गए थे और इसी के तहत बहुत सारी जो इनके ऊपर एफआईआर्स भी दर्ज की गई थी। तो क्या ये चीज़ें कोर्ट में प्रूव हो पाई हैं विजिलेंस की तरफ से या वो चीज़ को सामने रख पाए? जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो सारी इन्फोर्समेंट जो ईडी थी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करी थी। टोटल एलिगेशंस में उनके जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी 3 प्रॉपर्टीज़ की वो बात करते थे कि 3 प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई हैं। वो सारी कोर्ट में जो आशु जी ने सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ के जो सोर्स थे लीगली कहाँ से वो बनाई, वो सारा कुछ कोर्ट के आगे बताया। एक कोई फ्लैट की बात करते थे कि उन्होंने दिखाया कि मेरे सैलरी अकाउंट से हैं, और जो बाकी 2 और जो प्लॉट्स वगैरह थे उनका भी उन्होंने सारा कुछ कोर्ट के आगे बताया। तो कोर्ट ने सारा कुछ उनका एक्सप्लेनेशन कंसिडर करके कि विजिलेंस के जो केस है वो मैलाफाइडी है, सारा कुछ कंसिडर करके उनको ईडी वाले केस में भी बेल ग्रांट कर दी। तो अब क्या रहेगा? अब उनको टोटली राहत है, अब कोई केस उन पे नहीं चलेगा और ईडी का अब क्या रहेगा?
जो विजिलेंस ब्यूरो के 2 एफआईआर्स थी वो क्वैश हो गई है। एज फार एज ईडी का केस है, सिंस उनका बेस ही ये 2 विजिलेंस की एफआईआर्स थी, तो उनका केस भी वीक हो गया है। तो आशु जी के पास जो लीगल रेमेडीज एज फार एज ईडी की केस की है वो अवेल करेंगे। जो विजिलेंस के केस हैं वो खत्म हो गए हैं अब उनके खिलाफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए निखिल, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से पूरे मामले में कोर्ट में पैरवी की गई और किस तरीके से जो है फैक्ट्स हैं वो कोर्ट में बताए गए। लेकिन अब भारत भूषण आशु को एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।